चलिए बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ब्रेन ब्रिज में। मैं दीपक कुमार आज आपको पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट कराने वाला हूं, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराने वाला हूं। ठीक है, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होगा वो इस वीडियो को देख सकता है, जहां से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा विद थ्योरी सहित। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, लेसन फर्स्ट है पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास आता है सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन आएगी, जो इस प्रकार है। अब पार्टनरशिप होती क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो लिखा हुआ है कि ऑपरेट अ बिजनेस विद द गोल ऑफ शेयरिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, ईच पार्टनर may contribute resources such as money, property or skills, and is responsible for decision making and mutual obligations। हाँ, तो बच्चों डेफिनेशन इस प्रकार है कि ए पार्टनरशिप रेफर टू अ फॉर्मल बिजनेस रिलेशनशिप वेयर टू और मोर इंडिविजुअल एग्री टू जॉइंटली ऑन। यानी कि उन्होंने कहा कि एक साझेदारी एक औपचारिक व्यवसायिक संबंध है, जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को आरंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा ऑन मालिक बनते हैं, मैनेज करते हैं एंड ऑपरेट भी करते हैं बिजनेस को विद द गोल ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस। किसी एक प्रॉफिट या लॉस के आधार कोई रेशो बनेगा और रेशो के आधार पर ही जो फर्म में जुड़ेगा उनको उस प्रॉफिट और लॉस के माध्यम से उनका प्रॉफिट और शेयर बढ़ जाएगा। इसके बाद आता है कि each partner may contribute resources such as money, property or skills and is the responsible for decision making and mutual obligations of the firm। ये भी कहा गया है कि प्रत्येक जो साझेदार होगा वो अपने से धन संपत्ति लगाएगा, अपना कौशल प्रदान कर सकता है या फिर व्यवसाय में निर्णय लेना और आपसी दायित्व का उत्तरदायित्व भी उसके ऊपर रहेगा। उसके बाद दिस अरेंजमेंट इज टिपिकली गवर्नमेंट बाय अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विच आउटलाइंस की एक्सेप्ट लाइक प्रॉफिट शेयरिंग मैनेजमेंट रूल्स एंड लायबिलिटी। यानी कि यह व्यवस्था सामान्यतः एक साझेदार समझौते द्वारा संचालित होती है, यानी की जाएगी, जिसमें जो लाभ विभाजन होगा, प्रबंध की भूमिकाएं होगी और उनके जैसे भी दायित्व हो उनको स्पष्ट करती है। यानी कि पूरा पूरा एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। मान लीजिए एक फर्म है और फर्म में दो पार्टनर हैं। मान लीजिए ये है फर्म बनी हमारी और फर्म में तीन पार्टनर हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीन व्यक्ति हैं। तो जब एक फर्म में कोई तीन व्यक्ति जुड़ेंगे तो वो क्या करते हैं कि एग्रीमेंट करते हैं। वो एग्रीमेंट या तो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमने एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, उसमें हम तीनों पार्टनर हैं और हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसमें जो भी उनका प्रॉफिट रहेगा वो, जिस जो भी उनका लायबिलिटी रहेगी उस तरह की वो, और जो भी वो संपत्ति लेकर आएंगे एक फर्म के अंदर वो भी देखनी पड़ेगी। यानी कि प्रत्येक साझेदार जो फर्म के अंदर होता है पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने प्रॉफिट को भी, अपने लॉसेस को भी, अपनी एसेट्स को भी, यानी कि जो भी उसके पास होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स दिया है कि मोर देन वन पर्सन, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। सीधी सी बात है, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि जब कोई फर्म बनती है तो उसमें एक व्यक्ति अगर होता है फर्म के अंदर तो वो क्या कहलाएगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। लेकिन अगर एक से अधिक व्यक्ति होता है तो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप। तो उसने पहले कह दिया कि मोर देन वन पर्सन, इनके एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस भी लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि हम लीगल बिजनेस खोल के बैठ गए और साझेदार बन गए और हमने बिजनेस तो हमारा बिजनेस होना था हमारा किसके रिलेटेड, एक लीगल एंटिटी के द्वारा, लेकिन खोलने क्या हमने इनलीगल। इनलीगल में आता है हथियारों की तस्करी करना या शराब बेचना, और इसके अलावा और भी पर्सन है
तो कुल मिलाकर बात होती है कि जो भी हम फर्म बनाएंगे वो लीगल तौर पर होनी चाहिए, यानी कि लीगल बिजनेस होना चाहिए हमारा। प्रॉफिट मोटिव एंड प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि हमारा उद्देश्य, हम कोई फर्म बनाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल और केवल प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। उसके बाद होता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट भी देखना है। जब कोई फर्म बनती है तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। अगर उसमें 2 पार्टनर है तो 2 को देखना पड़ेगा, 3 पार्टनर है 3 को देखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए, ओनली इंडिविजुअल एज ए पार्टनर, और डेफिनेट नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम होना चाहिए, और गुड फेथ, और क्या होना चाहिए, आपस में संबंध भी एकदम क्या होना चाहिए, फेथ होने चाहिए, यानी किसी के अंदर कोई भी गलत भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, दो या दो से अधिक भागीदारों के बीच साझेदारी समझौते को परिभाषित करता है। इसमें व्यवसाय के नियम और शर्तों का एक उल्लेख रहता है, जैसे कि प्रत्येक साझेदार की भूमिका, पूंजी योगदान, लाभ हानि का बंटवारा और विवादों का समाधान। यह दस्तावेज साझेदारों के बीच समझ स्थापित करने और टकरावों को कम करने और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में मदद करता है। यानी कि जब एग्रीमेंट बनता है तो एग्रीमेंट के अंदर सभी शर्तें लिखी होती है कि हम कितने पार्टनर बन रहे हैं, हमारी फर्म का नाम क्या होगा, हम प्रॉफिट और शेयर किस रेशो में बांटेंगे, कितनी हमारी कैपिटल होगी। तो पूरी की पूरी डीड बनाई जाती है, उस डीड के अंदर पूरा का पूरा ब्यौरा लिखा रहता है जितने भी पार्टनर होते हैं। अगर पार्टनर 2 हैं तो 2 के नाम आएंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद आता है हमारा इट मेंटेन्स द फॉलोइंग वैलेट्स। क्या है, सबसे पहला है नेम एंड एड्रेस मेंशन है। पहला मेंशन होगा, जो आप पार्टनरशिप डीड बनती है उसके अंदर मेंशन क्या होगा, सबसे पहले मेंशन होगा कि नेम एंड एड्रेस, यानी कि फर्म का नाम और उसका पंजीकृत पता, कि हमारी फर्म का नाम क्या होगा और वो रजिस्टर्ड मतलब कहाँ पे है। ठीक है ना। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो भी पार्टनर होंगे उनके नाम और कहाँ के रहने वाले हैं वो पूरा लिखा रहेगा। ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, आपको जो बिजनेस कर रहे हो किस नेचर का है, लीगल है, अनलीगल है, या आप जिस भी तरह का बिजनेस करना चाहते हो उसके बारे में पूरा का पूरा पता होना चाहिए, वो डीड के अंदर लिखा होता है। कैपिटल ऑफ पार्टनर, पार्टनर की कैपिटल क्या है, निवेश की गई पूंजी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर दिए जाने वाला ब्याज की दर क्या होगी वो भी मेंशन होगा। उसके बाद ड्राइंग है, ड्राइंग के बारे में लिखा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है तो वो भी साझेदारों की गई निकासी पर लिया जाने वाला ब्याज। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि किस अनुपात में बांटनी है आपको वो भी आपको पता होना चाहिए और आपको उसमें लिखना पड़ेगा, मेंशन रहेगा सारा। किस पार्टनर को क्या सैलरी मिल रही है, गुडविल कितनी है, और अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, यानी कि आप जो फर्म के अकाउंटिंग बनाओगे वो कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग बनाओगे या फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनाओगे, ये भी इसमें मेंशन रहेगा। उसके बाद ऑडिटिंग भी होना जरूरी है, यानी कि फर्म के जो खाते बना रहे हो आप उनका चेक भी होना बहुत जरूरी है। जब हम फर्म के खातों को चेक करते हो तो उसको बोलते हैं ऑडिटिंग करना। क्लियर है बात, चलिए इसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जो अवधि है कितने टाइम की, कितने समय के लिए आप कार्य करने के लिए इच्छित हो। बैंक अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका सेटलमेंट का क्या समाधान होगा वो भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। रूल्स टू बी फॉलोवर्ड इन केस ऑफ एडमिशन ए पार्टनर, साझेदारों के बीच किसी विवाद के नए साझेदार को फर्म में शामिल करने की शर्तें और प्रक्रिया क्या होगी वो भी मेंशन होना चाहिए। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, वह तिथि जब से जिससे फर्म का व्यवसाय आरंभ करना होता है वो भी डेट उसमें मेंशन होनी होती है। ठीक है, मैंने बोला है कि अगर आपको समझ आता है तो साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी आप
ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज भी चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पेज में है, इसमें बताने हैं आपको रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर कोई पार्टनर अब्सेंट रहता है तो तब क्या डीड बननी है, तो तब डीड क्या बनेगी ये भी देख लेते हैं। कि उसने कहा है कि व्हेन नो पार्टनर डीड एग्जिट्स द पार्टनरशिप एग्री टू द ओरल और नॉट रिटन, यानी कि आपकी जो पार्टनरशिप डीड बनती है वो लिखित और मौखिक दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक। द प्रोविजन फॉर द लिखित रूप में, यानी कि उसने कहा कि साझेदारी मौखिक होती है या लिखित रूप में नहीं होती। था पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है 1938, इसका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हमारे पार्टनरशिप में जो एक्ट है वो 1932 ऑटोमेटिकली अप्लाई, यानी कि अगर किसी कारण कोई पार्टनर अब्सेंट होता है या चला जाता है तो उसके अंदर तुरंत उस पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट लागू हो जाएगा। और उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन बने होंगे जिस सेक्शन के आधार पर बने होंगे वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। सबसे पहला है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, सेक्शन 30B, ऑल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, सीधी सी बात है इक्वली का है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सेक्शन 30C है। नो पार्टनर इज एंटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इफेक्ट। फिर हमारा तीसरा हेडिंग बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट इज चार्जड ऑन ड्रॉइंग अनलेस द स्पेसिफिक एग्री के द्वारा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा पार्टनर्स का, वो कौन से सेक्शन में आएगा, सेक्शन 13D के अंदर। और कितना है इस पर 6% का रेट है। अगर नहीं रेट लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन पर तो आपको 6% लगाना ही लगाना है। उसके बाद रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर सेक्शन 30A, इसमें आएगी रेमुनरेशन का मतलब होता है अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो सेक्शन 30A के अंदर पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटेड टू एनी सैलरी और रेमुनरेशन फॉर टॉकिंग पार्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। इसका जो है बिल्कुल दूसरा रूप इसका हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें कहा है कि जब कोई साझेदार विलेख नहीं होता, अर्थात साझेदारी मौखिक होगी या लिखित रूप में नहीं होती, तब हम आर्टिकल पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रावधान को अपने आप लागू हो जाएंगे। विशेष रूप से धारा 11 है और इसकी धारा में 12 से 17 साझेदारों के आपसी संबंधों को कंट्रोल करती है और इन परिस्थितियों में निम्नलिखित नियम लागू होंगे। नियम ये रहे, ये सब लिखे हुए हैं। पहला नियम है कि लाभ और हानि का बंटवारा, धारा 13 के सभी साझेदार अपनी पूंजी योगदान की परवाह किए बिना लाभ और हानि को समान रूप से साझा करेंगे। फिर हमारा सेकंड पॉइंट बनता है कि पूंजी पर ब्याज अगर है तो उसका कैसे करना है, तो पूंजी पर ब्याज धारा 13 कोई भी साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार नहीं होता जब तक कि इस बारे में कोई विशेष समझौता नहीं होता। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता जब तक कि उस साझेदार में इस बारे में कोई सहमति न हो। ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट क्या कहता है कि साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज, उस पर रेट रहेगा प्रति वर्ष 6%, चाहे उसमें दिया गया हो या ना दिया गया हो। पांचवा पॉइंट क्या कहता है हमारा कि साझेदार को पारिश्रमिक, साझेदार को व्यवसाय में भाग लेने का कोई भी वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इसके लिए कोई विशेष समझौता नहीं हो। तो ये 5 पॉइंट थे हमारे पास, समझ में आए होंगे। ठीक है ना। तो इसको पढ़ना है थ्योरेटिकल फिलहाल, क्योंकि पूरा बेसिक लेके चल रहा हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चन वगैरह और जो भी होगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल थ्योरी को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आएगा। ठीक है ना। तो समझना है इसको। पॉइंट आता है हमारे पास कि नंबर 6 पॉइंट है कि व्यवसाय में भागीदारी, धारा 12 के प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होता है। ध्यान रखना, किसका अधिकार होगा, भाग लेने का अधिकार होगा। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के प्रबंधन में।
सातवां पॉइंट हमारा क्या कहता है कि पुस्तकों तक पहुंच धारा बारह और प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण करने यानी कि ऑडिट करने और उसकी प्रतिलिपि बनाने का अधिकार भी होगा। आठवां पॉइंट क्या कहता है कि जब नया साझेदार का प्रवेश होगा, धारा 31 फर्स्ट, तो किसी नए साझेदार को सभी मौजूदा साझेदारों की सहमति के बिना शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास 4 पार्टनर हैं और पांचवा आना चाहता है तो पहले चारों की सहमति होगी, उसके बाद ही नया पार्टनर शामिल हो पाएगा। इसके बाद 9वां पॉइंट क्या कहता है कि निर्णय लेना धारा 12 गे में है और सामान्य व्यापारिक मामलों से संबंधित। इन धाराओं का ध्यान रखना है कौन सी धारा में कौन सा नियम आ रहा है। सामान्य व्यापारिक मामलों संबंधित मतभेद साझेदारों के बहुत से तय किए जाते हैं, हालांकि प्रत्येक साझेदार को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। 10 पॉइंट क्या कहता है कि व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन 12 के सभी साझेदारों की सहमति के बिना व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर कोई साझेदार है और वो चाहता है कि मुझे कुछ परिवर्तन करना है तो उस काम को वो अकेला नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा, पहले जो पार्टनर्स के साथ में शामिल है उनसे बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो उसमें कुछ व्यवसाय में या बिजनेस में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यही जो इसका दूसरा रूप दिया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इंग्लिश में दिया गया है, बिल्कुल सेम है, एक से लेकर यानी कि 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट 9 10 ये सारे के सारे दिए हुए हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चा, इन शॉर्ट मैटर्स को ऐसे पढ़ते हैं कि रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड, यानी कि अगर डीड में पार्टनरशिप डीड में कोई पार्टनर एब्सेंट रहता है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग को कैसे बांटना है, इक्वली। क्या बांटना है, इक्वली बांटना है। चलिए, इक्वली रहेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नॉट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उस पर भी वो भी नहीं मिलेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन वो 6% के हिसाब से किया जाएगा। फिर रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स है, फिर नॉट अलाउड यानी कि सैलरी भी नहीं मिलेगी। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल, फिर होता है मैनेजमेंट, ऑल पार्टनर्स हैव राइट। ठीक है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्या रहेगी कि मेजोरिटी रहेगी और हमारे पास में चेंज इन बिजनेस जो रहेगा वो कंसेंट ऑफ ऑल रहेगा। और लास्ट जो है वो एक्सेस टू द बुक्स वो अलाउड ऑफ पार्टनर, यानी कि सभी पार्टनर्स को अलाउड होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे चलिए। आगे क्या रहेगा ये देख लीजिए। चलिए, इसके बाद आता है आपका पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के पार्ट क्या क्या होंगे, कितने प्रकार की होगी कैपिटल हमारे पास में होगी। एक तो फर्स्ट पॉइंट में आएगा फ्लक्चुएशन और दूसरी हमारी होगी फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल के दो पार्ट दिए हुए हैं, पहला होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा करंट अकाउंट। ठीक है, तो इसके बाद आगे आगे दिया हुआ है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जो अकाउंट बनाना है उसमें कौन सी अमाउंट डालनी है और कौन सी हमारी डेबिट में आएगी, कौन सी क्रेडिट साइड में आएगी, ये देखिए जरा। तो सबसे पहले फॉर्मेट इस प्रकार है कि पर्टिकुलर अमाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो जाएगा बाय में, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो केवल बाय में आएगी, तीनों पार्टनर हो गए इनमें डिवाइड हो जाएगी। और बाकी क्या निकलेगा हमारा, अगर लॉस निकला है तो नेट लॉस के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अगर प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन के अंदर तो टू साइड, प्रॉफिट लॉस दिया गया है तो टू साइड में आएगा। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर तीनों में डिवाइड होगी, जो भी रेशो दिया गया होगा या जो भी रेट होगा। ठीक है,
टू सैलरी ऑफ पार्टनर और टू कमीशन ऑफ पार्टनर और टू इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर और टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ये सारी चीज टू साइड में आएगी, उसके बाद बैलेंस निकाला जाएगा। अगर बाई साइड का टोटल ज्यादा है, टू का है कम, तो टू में बैलेंस बचेगा और तीनों में डिवाइड हो जाएगा प्रॉफिट जो भी होगा। बाय चांस अगर टू साइड का टोटल ज्यादा है और बाय का है कम, तो लॉस आएगा, वो लॉस को तीनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। चलिए आगे नेक्स्ट, यह है फिक्स कैपिटल अकाउंट। केवल और केवल इसमें ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय कैश बैंक का या कैपिटल अकाउंट का, जो भी टोन निकालेगी वो आ जाएगा परमानेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, फिक्स कैपिटल में केवल कैपिटल आता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस बीडी जो होगा वो आएगा, और अगर टू बैलेंस बीडी ओपनिंग जाए तो वो आएगा। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आएगा, बाय सैलरी वो आएगी, कमीशन वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन में अगर प्रॉफिट है तो वो आ जाएगा, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो बाय बैलेंस सीडी के नाम से बच जाएगा। ऐसे इधर अगर लॉस दिया गया है तो लॉस आ जाएगा, और टू ड्राइंग आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो आएगा हमारे पास में प्रॉफिट निकल कर, और अगर लॉस का बैलेंस ज्यादा है टू साइड का तो इधर निकल के आएगा बाय बैलेंस सीडी। अगर उधर बैलेंस बचता है उधर भी सीडी बचेगा। टोटल यहाँ लिखना है, दोनों में आएगी कैपिटल अमाउंट भी। सैलरी जिस पार्टनर को मिलेगी उस पार्टनर के कॉलम में आएगी, कमीशन जिसे दिया गया वो आएगा, और ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में डिवाइड होगा। सेम कंडीशन रहेगी बिल्कुल दोनों साइड में। बस इधर ये रखना है कि इधर केवल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, बाकी जितने भी खर्च होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन वो सब बाय साइड में लिखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा फ्लक्चुएशन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर ए और बी दो पार्टनर है, फिर पर्टिकुलर है ए और बी दो पार्टनर है। तो सबसे पहले जो बैलेंस दिया गया हुआ क्वेश्चन के अंदर वो बैलेंस आएगा बीडी के नाम से कैपिटल। फिर उसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आएगा नहीं, उसे काट देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे केवल आएगा कैपिटल, और बाय सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, पेंडल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट आएगा तो वो आ जाएगा। इधर टू बैलेंस बीडी के नाम से बैलेंस आएगा कैपिटल का, ड्राइंग अकाउंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आएगा, उसके बाद बैलेंस निकल कर आ जाएगा। यह टोटल है। अगर बाय का टोटल ज्यादा है तो टू में बैलेंस बचेगा, और अगर टू का ज्यादा है तो बैलेंस बाय में बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता कैसे है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, ए बी और सी आर थ्री पार्टनर। ठीक है जी, थ्री पार्टनर है, और उनकी जो कैपिटल है, कैपिटल आर ए 30,000, ठीक है, बी 10,000, एंड सी की जो कैपिटल दी है वो दी है 5,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रेट दिया गया है वो है 5%, एंड ड्राइंग जो वैल्यू दी गई है तीनों पार्टनरों की वो दी गई है, ए की ड्राइंग है 5,000, और बी की ड्राइंग है 2,000, और सी की जो ड्राइंग है वो है 1,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
उसका जो रेट दिया है वो है 6%। ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्या बनाना है, मैक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फर्म का जो प्रॉफिट है, फर्म का जो प्रॉफिट है वो हुआ है 10,000। 10,000 क्या लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ से 20,000। 20,000। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, देखिए ए बी सी आर 3 पार्टनर्स हैं, कैपिटल आर 30,000, 10,000 और 5,000। ठीक, कैपिटल इसमें नहीं आती, ये पता ही है आपको। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने फॉर्मेट पढ़ा था, तो फॉर्मेट में लिखा हुआ था टू साइड में, तो हम भी वही लिखेंगे। टू साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास कितने पार्टनर, तीन, तो तीनों को लिखेंगे ए बी और सी। तो सबसे पहले क्या करना है, 30,000 है, तो 30,000 का लगाना है 5%। तो 5/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 5 3 होते हैं 15, तो कितना है 1,500। तो इसका इंटरेस्ट आया 1,500। इसके बाद बी की कैपिटल है 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई 5%, तो 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, और बाकी हमारे पास कितना निकल कर आया 500 रुपीज। लास्ट में सी की जो कैपिटल है वो है 5,000, और 5,000 का 5% आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 250 रुपए। इसका आया 500, तो हमारे पास इसका निकल गया है 250। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग वैल्यू जो दी है 5,000 दी गई, ए बी की 2 और सी की 1, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% का रेट दिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते कहाँ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है बाय साइड में, तो सीधा लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तीनों पार्टनर है, तो तीनों को ही ए बी और सी कितनी की देख लेंगे, 5,000 है, और 5,000 का 6% कितना आएगा, 5,000 का 6% आएगा 5,000 गुना 6/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना है 300। तो यहाँ पे फर्स्ट का तो एक आया, 300। इसके बाद बी की ड्रॉइंग है 2,000, और 2,000 का निकल कर आएगा 6%,
6/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई और 6 दूनी 12 हो गई तो 120। इसकी ड्राइंग आई है 120। इसके बाद 1000 है सी का, तो 1000 मल्टीप्लाई 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और हमारे पास में कितना होता है 60। तो सी का कितना आया 60। इसके बाद नेक्स्ट कहा है कि फर्म का जो प्रॉफिट हो 20,000 है, तो बाय प्रॉफिट एनएल भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट डाल देंगे सीधा 20,000 और 300, 120, 420 और 480 आ गए टोटल ड्रॉइंग। ठीक, इधर का टोटल कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 और 5 2 और 2 2250। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं दिया गया, हम करेंगे अब टोटल। तो टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल आएगा 20,480, 20,480 और इधर का टोटल है 2250। तो ज्यादा टोटल किधर का है हमारा बाय साइड का, तो 2250 इसमें से घटा देंगे जो कम वाला बैलेंस होता है। तो 0, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 2 गए 2 और 10 में से 2 गए 8 और 18,230। यानी कि हमारे पास निकल कर कितना आया टू बैलेंस या टू प्रॉफिट लिख सकते हैं, पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर। ए में डिवाइड होगा, बी में डिवाइड होगा, सी में डिवाइड होगा, तीनों प्रॉफिट बन जाएगा 18,230। तो हम क्या करेंगे, अब 18,230 है, तो 18,230 मैंने कहा था अगर रेशो ना दिया गया हो तो क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3 से 18 और 0 लगेगी, 3 से 21, फिर 2 इधर आ गए, 3 छंग 18, फिर 2 3 छंग 18, यानी कि एक का जो प्रॉफिट आएगा वो 6,077 रुपए आएगा, यानी कि 6,077, 6,077 और इसमें से कितना आएगा 6,076। तो पूरा टोटल हमारा कितना आ जाएगा 18,230। तो ऐसे निकालना है प्रॉफिट, आपको ऐसे डिवाइड करना है। यहां से बनता है आपका पार्टनर्स, ये बना आपका पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद बनाना है कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो तब बनाना है, नहीं तो क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है। इसके बाद इन्होंने कहा है, उसके बाद उसने कहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। अगर फिक्स वाला मेथड का तो फिक्स वाला मेथड आएगा, अगर कहा कि करंट अकाउंट बनाइए पार्टनर्स का तो वो बनाना है, और अगर उसने कहा कि फ्लक्चुएशन मेथड से बनाना है तो उससे बनाना है। नहीं तो फिर अगर नहीं कहा गया तो फिर तीनों में फ्लक्चुएशन मेथड जो एप्लीकेबल होता है उसी से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो यह था एक बेसिक क्वेश्चन जो दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएंगे, उन्हें भी ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।